स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, खास चुनावी कार्यक्रम कुंडली, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि किसी विषय को इस तरह से विस्तार दें कि आपकी जो सोच है, जो समझ है, उस विषय पर स्पष्ट हो जाए। आज बात करेंगे क्षेत्रीय दलों के उन छत्रपों की जिनकी की लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी, ये आकलन करना अभी से थोड़ा मुश्किल है। कुछ क्षेत्रीय दलों के लिए आम चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि उनकी सियासी पारा जो है वो चढ़ेगा या गिरेगा, या सियासी पारी आगे बढ़ेगी या खत्म होगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़े लोगों के पास, या यूं कहें कि इन क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़े जो छत्रप हैं, उनकी प्रासंगिकता की लड़ाई है ये लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में इस बार ऐसे क्षेत्रीय दल और छत्रप हैं जो कि करो या मरो की सिचुएशन में दिखाई पड़ते हैं। नतीजे सिर्फ ये तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई छत्रपों के सियासी भविष्य का भी फैसला होगा, कई क्षेत्रीय दलों के भाग्य का फैसला होगा। लोकसभा के नतीजों से न सिर्फ केंद्र की सियासत के समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई राज्यों की सियासत पर भी इसका दूरगामी असर होगा। छत्रपों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हार सियासी वनवास की ओर ले जाएगी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। दरअसल चुनाव से पहले विरासत की जंग में कई क्षेत्रीय दल टूट चुके हैं। कई छत्रपों के लिए खुद को साबित करना जो है चुनौती है, ये आखिरी मौका है। केसीआर, शरद पवार, चिराग पासवान, पन्नीर सेल्वम, ई.के. पलानीस्वामी और उद्धव ठाकरे, ये वो ऐसे नाम हैं जो चुनाव में जीवन मरण के प्रश्न की तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव उनके लिए करो मरो जीने मरने जैसी कंडीशन को दिखाता है। खास बात यह है कि सियासत में अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, और वो है जीत। अगर जीत नहीं हुई तो क्या? बहुत सारे नाम अभी हमने गिनवाए, आइए जरा थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको बताते हैं, उनके सियासी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ई.के. पलानीस्वामी अन्ना द्रमुक से हैं। ईपीएस के नाम से मशहूर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी 1974 में एमजी रामचंद्रन की पार्टी अन्ना द्रमुक से सियासी सफर की शुरुआत करते दिखाई पड़े थे। जयललिता के निधन के बाद पार्टी में जो विरासत की जंग थी, वो सीएम की कुर्सी तक उस जंग को लड़ते हुए वो पहुंच गए। मगर 2021 में डीएमके के हाथों सत्ता गंवाने के बाद पार्टी में अंतर विरोध को वो संभाल नहीं पा रहे। वर्तमान में वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। चुनाव से ठीक पहले पार्टी का एनडीए से नाता टूट गया है। कई वरिष्ठ नेता पन्नीर सेल्वम के नेतृत्व वाले गुट में चले गए हैं। पूरी ताकत लगाने पर भी पार्टी पीएमके के गठबंधन से मतलब नहीं कर पा रही है, नहीं जुड़ पा रही है। इनके लिए लोकसभा का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव। शरद पवार एक ऐसा नाम जो कि सियासत के चाणक्य कहे जाते रहे हैं। एनसीपी के शरद गुट के शरद पवार, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार 84 साल के हो चुके हैं। 5 दशक के सियासी करियर में सबसे मुश्किल दौर में वो इस वक्त हैं। भतीजे अजीत पवार की बगावत से महाराष्ट्र के 4 बार के सीएम और केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके एनसीपी के शरद पवार अब परेशान हैं। फिलहाल पवार की एनसीपी 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई पड़ रही है। पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह भी हाथ से चला गया है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। विपक्षी गठबंधन के साथ पार्टी के बेहतर प्रदर्शन और अपनी परंपरागत बारामती सीट पर अपनी बेटी सुप्रिया सूले की जीत सुनिश्चित करना ही उनके लिए बड़ी चुनौती है। मुश्किल यह है कि सुप्रिया का मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। शरद पवार एक ऐसा नाम रहे हैं जो इस लोकसभा चुनाव के बाद कैसी सियासी हालत में नजर आएंगे, ये तय होगा। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक 24 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री और राज्य के निर्विवाद सबसे बड़े नेता नवीन पटनायक 84 साल के हो चुके हैं, और चुनौतियां उनके सामने दोहरी दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी से उनका गठबंधन होते होते रह गया। ऐसे में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से खुद को साबित करने की चुनौती है। जीत मिलने पर वो पार्टी के लिए मनपसंद उत्तराधिकारी भी तय कर सकेंगे। मुश्किल ये है कि भृतहरि मेहताब समेत 2 वरिष्ठ सांसद बीजेडी से नाता तोड़ चुके हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजे बीजू जनता दल के साथ नवीन पटनायक के कद पर भी असर डालेंगे। चिंता का विषय है नवीन पटनायक के लिए ये पूरा घटनाक्रम। नीतीश कुमार, बिहार का वो नाम जो सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का कीर्तिमान बना चुका है। 73 साल के हो चुके हैं, पाला बदलने के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़े हैं, फिर आरजेडी का दामन थामते दिखाई पड़े, चुनाव से ठीक पहले फिर बीजेपी के साथ आ गए। इस पर नीतीश की चुनौती कुछ अलग है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने की भरपाई में जुटे नीतीश के लिए यह चुनाव एक अग्नि परीक्षा जैसा है। पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया तो पार्टी में बगावत के सुर तेज हो जाएंगे। हालांकि बड़ी जीत से फिर साबित होगा कि राज्य में उनसे बड़ा कोई सियासी खिलाड़ी है ही नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये जो नाम सारे हम ले रहे हैं, इनके पास सिर्फ एक विकल्प है, वो है जीत। और नीतीश कुमार का जो इस वक्त का उनके आसपास का जो माहौल है, वो सिर्फ उन्हें जीत दिलाएगा, तभी वो बगावत को रोक पाएंगे और अपने आप को साबित कर पाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार से ही दूसरा नाम यह है। तेजस्वी यादव 34 साल के हैं, युवा हैं, बिहार की राजनीति के मुखर चेहरे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव की रणनीति का पूरा जिम्मा उनके पास है। बीते विधानसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देकर वो चर्चा में आए थे। तेजस्वी राज्य में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो और पिता लालू प्रसाद यादव के सलाहकार की भूमिका में वो दिखाई पड़ रहे हैं इन दिनों। राजनीति में मोदी शाह युग की शुरुआत के बाद से ही आरजेडी की भूमिका सीमित हो गई थी। पिछले आम चुनाव में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब ये लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव, आरजेडी दोनों के लिए एक अग्नि परीक्षा है और प्रूफ करने का आखिरी मौका। पन्नीर सेल्वम, अन्ना द्रमुक, दिवंगत सीएम जयललिता के खासम खास होने के कारण ओ पन्नीर सेल्वम, जो कि 73 साल के हो चुके हैं, 3 बार तमिलनाडु का सीएम बनने का अवसर इन्हें मिला है। वैधानिक कारणों से जब 2 बार जयललिता सीएम बनने से चूकी थी, तो अपनी विरासत उन्होंने पन्नीर सेल्वम को ही सौंपी थी। उनके जीवित रहते पन्नीर सेल्वम की पार्टी में निर्विवाद रूप से नंबर 2 की हैसियत वो रखते रहे हैं और जयललिता के निधन के बाद तीसरी बार सीएम बनने का मौका मिला, मगर पार्टी में अंतर विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। निष्कासन का दंश भी झेलना पड़ा। अन्ना द्रमुक वर्कर्स राइट्स रिट्रीवल कमेटी बनाकर बीजेपी पीएमके के साथ चुनाव में उतरे हैं। खुद रामानाथपुरम से उम्मीदवार भी हैं। इस बार पन्नीर सेल्वम के सामने ये लोकसभा का चुनाव चुनौती के साथ साथ अपना कद साबित करने का भी आखिरी मौका है। चिराग पासवान, बिहार से एक और नाम। एलजेपी रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे हैं। अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत की जंग हार के बाद जीत हासिल कर चिराग पासवान चर्चा में हैं। हार और जीत इसलिए कह रहे हैं, 41 साल के चिराग पासवान पुरानी पार्टी के हिस्से के सभी सीटें चाचा पशुपति पारस से झटक चुके हैं। इसलिए हमने कहा कि हार के बाद जीत की तरफ बढ़ रहे हैं वो। रणनीति का लोहा उन्होंने मनवा लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी पिता को एनडीए से जोड़ने वाले चिराग पासवान और एनडीए के साथ जुड़ने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर प्रदर्शन से चूक गई तो वो हाशिए पर चले जाएंगे और पशुपति उनके चाचा को एक बार फिर संजीवनी मिल जाएगी। चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जो कि निश्चित तौर पर अपनी कद और अपनी राजनीतिक जो सियासत की जो एक कह लीजिए कि विरासत है, उसे संभालते चले आ रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद यह तय हो पाएगा कि वो किस ओर खड़े हैं, उनका राजनीतिक भविष्य किस तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। इसी फहरिस्त में एक और नाम है के चंद्रशेखर राव का। बीआरएस के चंद्रशेखर राव जब से अलग तेलंगाना राज्य बना प्रमुख चेहरा रहे। 71 वर्ष की उनकी आयु है। तेलुगु देशम के साथ सियासी पारी की उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का गठन किया। लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा में पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया, यानी पार्टी का नाम ही बदल दिया। हालांकि बीते साल विधानसभा चुनाव हारते ही उनकी बाजी पलट गई। वर्तमान में केसीआर अपने राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के 2 पार्टों के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। उनका सामना कांग्रेस के नए चेहरे सीएम रेवंत रेड्डी से भी हो रहा है और दूसरी ओर बीजेपी एक एक करके उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है। केसीआर की बेटी के कविता शराब घोटाले में जेल में है, आप सब जानते हैं। ऐसे में केसीआर लोकसभा चुनाव में फिसले तो उनका सियासी भविष्य ग्रहण में दिखाई पड़ेगा। उनका सियासी भविष्य, उनकी पार्टी का भविष्य खत्म होता दिखाई पड़ेगा। इस फहरिस्त में एक और नाम जो कि खूब चर्चा में भी है और महाराष्ट्र की सियासत में जाना माना नाम है, उद्धव ठाकरे। शिवसेना इनकी पार्टी का नाम है, उद्धव की शिवसेना, क्योंकि शिवसेना भी महाराष्ट्र में 2 फाड़ में दिखाई पड़ रही है। शरद पवार की तरह उद्धव ठाकरे भी 63 साल के अपनी उम्र बिता चुके हैं और उनके सामने विरासत बचाने की चुनौती है। बीजेपी से संबंध तोड़ने पर एनसीपी कांग्रेस के हाथ मिलाने की कीमत उन्हें पार्टी में टूट से दिखाई पड़ी और बाला साहब ठाकरे की विरासत पर जंग के रूप में उन्हें चुकानी पड़ी।
पवार की तरह उद्धव के पास भी अब न तो पुरानी शिवसेना है और न ही पुराना चुनाव का निशान। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को लगातार झटके पे झटका दिया, उद्धव की जगह सीएम बने, एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरे, निशान ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में नतीजे न सिर्फ असली नकली शिवसेना को जवाब देंगे बल्कि ये तय करेंगे कि बाला साहब की विरासत दरअसल कौन संभालेगा। उद्धव ठाकरे के सामने भी बड़ी चुनौती है। तो आज कुंडली में इतना ही। ये वो क्षत्रप जो कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और अपने सियासी भविष्य को तय करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में जान लगा दे रहे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि इनके पास विकल्प सिर्फ एक है, जीत और सिर्फ जीत। अब देखना यह है कि इन क्षत्रपों का सियासी भविष्य इस लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कैसा दिखाई पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।